हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल घटनाचक प्रैक्टिस शीट नंबर 24 रहेगा। एक प्रैक्टिस शीट और आएंगे और टोटल हम लोग 25 घटना चक्र को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोग को बता दूँ बिहार पुलिस का सिलेबस टॉपिक वाइज बता दिया है। वो वीडियो आपने नहीं देखा तो वो भी वीडियो देख सकते हैं। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। उस टॉपिक को देखने के बाद आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकते हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। 1/5/2010 में पूछे गए प्रश्न है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वस्तुतः जो अव्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया विशेषण के साथ लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल भर देते हैं वे निपात कहलाते हैं। जैसे कि दिया गया है न, नहीं, मत, काश, तक, हाँ, ही, भी, जी नहीं, केवल, मात्र, भर और बिल्कुल आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संकेतवाचक अव्यय युक्त वाक्य है। संकेतवाचक अव्यय युक्त जो वाक्य यह हो जाएगा, यह गिलास आधा भरा है, यह संकेतवाचक अव्यय है। यहाँ पे दिया गया है संकेतवाचक अव्यय युक्त वाक्य है। वस्तुतः वे अव्यय जो वाक्य के एक भाग में संकेत या शर्त बताते हो तथा दूसरे भाग में उसका फल या प्रभाव संकेतित करते हो उन्हें संकेतवाचक अव्यय कहते हैं। किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है वर्ण को बिना स्वर के प्रयोग करने के लिए। वर्ण को बिना स्वर के प्रयोग करने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है व्यंजन का प्रयोग स्वर से रहित करने के लिए उसके नीचे एक तिरछी रेखा जैसे कि देख सकते हैं लगा दी जाती है। यह रेखा हलंत कहलाती है। हलंत किसी वर्ण के आधे होने का एक सूचक है, जैसे कि बुद्धिमान, बुद्धिमान। सर्वनाम व सार्वनामिक विशेषण का वाक्य है। सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण का वाक्य क्या हो जाएगा? यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। यह क्या हो जाएगा? सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण, यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो किसी संज्ञा के बदले प्रयुक्त होती है। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहा जाता है, पता ही होगा। सर्वनाम के पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम जैसे कि मैं, तू, वह के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीलकंठ शब्द है। नीलकंठ जो शब्द है यह हो जाएगा योग रूढ़। योग रूढ़ ऐसे शब्द जो यौगिक तो हो किंतु अर्थ की दृष्टि से अपना मूल अर्थ छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हो उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। एक शब्द जो यौगिक तो हो किंतु अर्थ की दृष्टि से अपना मूल अर्थ छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। निम्नलिखित में भारतेंदु की सही संधि है। भारतेंदु की सही संधि क्या हो जाएगा? तो भारत प्लस इंदु। भारत प्लस इंदु यह गुण स्वर संधि है। इस संधि के अनुसार यदि अ या आ के बाद ई या ई, उ या उ और री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। सज्जन का विपरीतार्थी शब्द है। सज्जन का जो विपरीतार्थी शब्द है यह हो जाएगा दुर्जन। सज्जन का हो जाएगा दुर्जन। व्यभिचारी का विलोम दुराचारी हो जाएगा। सहयोगी का विलोम असहयोगी होता है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण लड़का का क्या हो जाएगा? लड़कपन हो जाएगा। मैंने आप लोग को टॉपिक बताया है, सारे के सारे मैं बता दी हूँ कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। मैंने ये भी बताया कि भाववाचक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जितना मैं सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं करती हूँ जितना मैं वो वीडियो देखने के लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ। इससे देखने से आप लोग को टॉपिक पता चल जाएगा। निम्नलिखित में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है? आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है? तो यह हो जाएगा वह रोने लगा। वह रोने लगा यह वाक्य आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया है। जिस संयुक्त क्रिया से कार्य के आरंभ होने का बोध होता है उसे आरंभ बोधक की संयुक्त क्रिया कहते हैं। 10th नंबर प्रश्न, तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या है। देखते हैं। यह दिया गया है 3। कितने दिए गए? 3। 3 कौन कौन सा है? तो तुम्हारा है, मैं है और कौन है। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। देखिए इस एग्जाम में 11 क्वेश्चन जो है हिंदी से पूछे गए हैं। हालांकि मैंने सिलेबस में बताया किस टॉपिक से किस सिलेबस से कितने क्वेश्चन पूछे गए। मैंने बताया है कभी 10 कभी 11 क्वेश्चन हिंदी से। टोटल अगर बात की जाए तो हिंदी और इंग्लिश मिलाकर के 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है इंग्लिश से, कम टू माई पार्टी ऑन सैटरडे नाइट। ऑप्शन नंबर बी। चूज द करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट है करेक्ट सेंटेंस चुनना है।
द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 2005। ऑप्शन नंबर सी जो यह सही दिया गया है। इंग्लिश को आप लोग खुद से देखने का प्रयास करिएगा। पिक आउट द राइट वर्ड, पिक आउट द राइट वर्ड, और इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर डी। चूज द करेक्ट एटोनिम्स ऑफ हॉनेस्ट, एटोनिम्स दिया गया है, इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर सी, डिसऑनेस्ट दिए गए हैं। 1946 में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया 15 में ही इंग्लिश और मैथ को समटा दिया गया। 11 क्वेश्चन हिंदी से पूछे गए और 4 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछे गए। 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की? तय की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देश्य प्रस्ताव की रचना किसने की थी? उद्देश्य प्रस्ताव की रचना किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। एक बार कंफर्म करिएगा, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव की जो रचना की गई थी यह की गई थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा। इसे पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने इसे पेश किया था उद्देश्य प्रस्ताव को, और स्वीकार किया गया है 22 जनवरी 1947 को। इसलिए एक बार कंफर्म आप लोग हो जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव की रचना किसने की? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू दिया गया है, ऑप्शन के अनुसार डी मानिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई? पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा हुई है? यह हुई है मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। कब? 1909 ईस्वी में। मार्ले जो था यह क्या था? तो सचिव था, और मिंटो क्या था? वायसराय था। वायसराय का पद कब लाया गया था? तो पता ही होगा 1858 के अधिनियम के द्वारा लाया गया था। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया? स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा दिया गया है अमेरिकी सेना के द्वारा। अमेरिकी सेना के द्वारा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा अमेरिकी सेना द्वारा प्रयोग में लाया गया था। अमेरिकी सेना कॉन्टिनेंटल आर्मी का नेतृत्व जॉन वाशिंगटन द्वारा किया जा रहा था। कौन करे थे? तो वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट है बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? देखिए कि वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्लेलिस्ट में आप लोग को वर्ल्ड हिस्ट्री मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, और इसका राइट आंसर हो जाएगा बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। यह कब हुआ था? यहाँ पे देखते हैं। बोस्टन टी पार्टी अमेरिकी जनता द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन था, जिसमें प्रदर्शनकारियों द्वारा बोस्टन हार्बर में खड़े व्यापारिक जहाज़ों पर चढ़कर उस पर लदी हुई चाय की पेटियों को समुद्र में फेंककर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का मुख्य कारण टी एक्ट था, जो कि 1773 का विरोध करना था। क्लियर? नहीं समझ में आया होगा? जैसे कि भारत पे ब्रिटिश का शासन था, उस तरह से अमेरिका पे भी ब्रिटिश का हुकूमत था, और ब्रिटिश से चाय आया था अमेरिका में, और अमेरिका के जनता ने क्या किया था कि चाय से जो लदा हुआ जहाज़ था, सारे के सारे चाय को कहाँ फेंक दिया? तो फेंक दिया समुद्र में, और इसे ही जानते हैं बोस्टन टी पार्टी के नाम से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कब हुआ है? तो 1773 एक्ट का विरोध करने के लिए किया गया था। अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की जिसे कहा जाता है, इसे कहते हैं नाटो। इसे क्या कहते हैं? नाटो कहते हैं। इसकी स्थापना अमेरिका के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो अमेरिका के द्वारा किया गया था। कब किया गया? यहाँ पे देख लेते हैं। वर्ष 1949 में वाशिंगटन संधि पर हस्ताक्षर के साथ गठित नाटो उत्तरी अमेरिका और यूरोप महाद्वीप के 30 देशों का एक सुरक्षा गठबंधन है। नाटो का लक्ष्य मित्र राष्ट्रों की सुरक्षा और स्वतंत्रता को राजनीतिक और सैन्य तरीकों से सुरक्षित रखना है। इसके कुछ प्रमुख सदस्य थे, जैसे कि अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क एवं तुर्की आदि। राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य थे। राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और जापान। फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और जापान राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य थे। ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही 1920 ईस्वी में की गई थी। इसमें 4 अस्थायी सदस्य फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, इटली एवं जापान थे। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? प्रथम जो विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1914 से लेकर के 18 तक चला था, और इसका जो मुख्य कारण था यह हो जाएगा त्रिपक्षीय संधि। जबकि तत्कालीन कारण अगर पूछ दिया जाए तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दी जाती है। ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की प्रांतीय बोस्निया हर्जगोविना में कहाँ? सेरोजोवा में इसकी हत्या कर दी जाती है। बोस्निया हर्जगोविना की राजधानी रहती है सेरोजोवा, और सेरोजोवा में घूमने के लिए आए थे ऑस्ट्रिया के राजकुमार ऑगडेन फर्डिनेंड ने, और फर्डिनेंड की हत्या कहाँ कर दी जाती है? यह सेरोजोवा में इसकी हत्या कर दी जाती है। यही प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण बन जाता है। पाषाण युग में काटने के लिए समानांतर प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता था।
पाषाण युग, यह हो जाएगा कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी का प्रयोग किया था। यहाँ पे दिया गया है पाषाण युग में काटने के लिए समांतर प्रयुक्त उपकरण कुल्हाड़ी हस्त कुठार कहा जाता था। भारत में पहले हस्त कुठार की खोज किसने किया है? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा, रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, गणितज्ञ आर्यभट्ट ही थे। इन्होंने आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ लिखा। इन्होंने ही सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। शून्य की खोज भी आर्यभट्ट के द्वारा ही किया गया था। अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था? अलाई दरवाजा कुतुब मीनार के सामने बना था और यह बनाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। बहुत ज़्यादा ही चिढ़ता था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलाई दरवाजा कुबत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार है। इसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। यह मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। कभी कुतुब मीनार को देखने आइएगा तो जो मेन द्वार इसका बना हुआ है यह अलाई दरवाजा ही कहलाता है, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। जबकि कुतुब मीनार के निर्माण नींव किसने डाला था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूर्ण किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने। हालांकि फिरोज शाह तुगलक का भी नाम आता है, उन्होंने मरम्मत भी करवाया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीवान ए बंदगान की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। आगरा की स्थापना सैयद लोदी ने की थी 1504 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत का स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक, जबकि वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। राजा राममोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था, सुधार आंदोलन या ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया गया था। इन्हीं के प्रयासों से 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर बैन लगाया गया और इन्होंने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की। संवाद कौमुदी मिरातुल अखबार इनकी प्रमुख पत्रिका है। संवाद कौमुदी जो छपती थी यह बंगाली भाषा में, मिरातुल अखबार जो छपती थी यह फारसी भाषा में। इसका प्रकाशन होता था कलकत्ता से। क्लियर। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना भी की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी मैडम ब्लावा टस्की ने, मैडम ब्लावा टस्की ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना चाहिए और बिल्कुल राइट आंसर हो। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो 1875 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में ही आर्य समाज की स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, दयानंद सरस्वती के द्वारा। क्लियर। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। ये सब बातें याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 ईस्वी में गणेश उत्सव प्रारंभ किया था, गणेश महोत्सव स्टार्ट किया था। और 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी महोत्सव को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? जिसकी स्थापना की गई थी सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। तो ऑप्शन के अनुसार कनाडा एवं यूएसए टिक कर सकते हैं। किसके द्वारा की गई थी? तो लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी और बाबा ज्वाला सिंह सोहन सिंह भाखना के द्वारा यह की गई थी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन थी। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया? देखिए, भारत में इनका जो प्रथम सत्याग्रह था, ऐसे तो इन्होंने सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में ही शुरुआत कर दी थी, लेकिन भारत में जो पहला सत्याग्रह था यह हो जाएगा चंपारण का सत्याग्रह। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। किनके बुलाए पर बिहार आए थे? तो रामचंद्र शुक्ल के बुलाए पर महात्मा गांधी बिहार आए थे। रामचंद्र शुक्ल महात्मा गांधी से कब मिले थे? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी से मिले थे। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया जा रहा था। क्लियर। इतनी बातें ध्यान रखिएगा। सबसे पहले 1901 जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? तो 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन की। और एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता कौन की थी? तो महात्मा गांधी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वही सब बातें दिया गया होगा। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को यह शुरू किया गया था। और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो जाती है। एक क्वेश्चन आता है कि कौन ऐसे नेता थे जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ करना तो चाहते थे, लेकिन उसके परिणाम को उन्होंने नहीं देखा था। तो कौन हो जाएंगे? तो बाल गंगाधर तिलक। 1 अगस्त 1920 को ही इनकी मृत्यु हो जाती है। असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ की गई थी 1 अगस्त 1920 और समाप्त जो की गई थी
पता ही होगा 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड हो जाता है, जिस कारण से 6 दिन बाद ही 11 फरवरी को महात्मा गांधी के द्वारा इसे वापस लेना पड़ता है। 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1920। बहुत सारे लोग खिलाफ हो जाते हैं वापस लेने के कारण। इसी कारण स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो पता ही होगा मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा। नेक्स्ट, इक्वाडोर का चिम्बोरेजी ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? चिम्बोरेजी, इक्वाडोर का चिम्बोरेजी ज्वालामुखी ये जो आता है, ये आता है शांत ज्वालामुखी में। चिम्बोरेजी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वाडोर का एक शांत ज्वालामुखी पर्वत है, जबकि इक्वाडोर में स्थित माउंट कोटोपैक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। कोटोपैक्सी सक्रिय है, जबकि शांत कौन है? इक्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्वाडोर की जो राजधानी यह हो जाएगा कविटो। चलिए आगे बढ़ते हैं। विषुवत रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक हैं। विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है जड़ी बूटी के लिए। विषुवतीय रेखा 0 डिग्री को ही विषुवत रेखा कहते हैं और इसी को ही भूमध्य रेखा कहते हैं, पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे? थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है, सॉरी। ग्लास हाउस में सब्जियां टुड्रा क्षेत्र में उगाई जाती है। ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाई जाती है? टुड्रा क्षेत्र में। नेक्स्ट, विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि? विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। ताप जो है छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है, इस कारण से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग्नेय शैल में निम्नलिखित कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं? आग्नेय शैल में कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं? तो इसमें परतदार चट्टानें भी कहते हैं, इसे परतदार चट्टान कहा जाता है। यह गलत है। परतदार जो चट्टान है यह अवसादी चट्टान को कहा जाता है, ना कि आग्नेय चट्टान को। आग्नेय जो चट्टान है यह ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय शैल के उदाहरण है। आग्नेय शैल का उदाहरण कौन सा है? तो ग्रेनाइट है और बेसाल्ट है। बाहर जो निकलता है चट्टान उसे बेसाल्ट कहते हैं और अंदर ही रह जाता है, ज्वालामुखी बाहर नहीं निकल पाता है, लावा अंदर ही ठंडा हो जाता है, वो जो चट्टान बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेनाइट चट्टान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना चांदी जो महंगी धातुएं जो होती हैं यह आग्नेय चट्टान में ही पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, पेट्रोलियम ये सब, कोयला ये सब कौन से चट्टान में? तो अवसादी चट्टान में। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है? खाद्य फसल नहीं है गेहूँ, मकई, चावल सब तो है, चाय नहीं है। चाय का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है यह असम में होता है। कॉफ़ी का सर्वाधिक कर्नाटक में होता है। गेहूँ का उत्पादन पंजाब में सर्वाधिक होता है। नहीं, गेहूं का उत्पादन पंजाब में तो होता है, उत्तर प्रदेश। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश। चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। चाय जो है यह नकदी फसल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तो यह हो जाएगा सागर से दूरी। यहाँ पे दिया गया है विषम जलवायु के लिए उत्तरदायी कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक सागर से दूरी होना है तथा इसके विपरीत सम जलवायु ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ सागर से निकटता की स्थिति होती है। ध्यान तब है कि एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पे मिसप्रिंट हो चुका है, फोटो लेने में थोड़ा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? महिला साक्षरता प्रतिशत केरल का ही है और सर्वाधिक साक्षरता केरल का ही है और सबसे कम जो है ये बिहार राज्य का है। लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? क्वेश्चन को सुन लीजिए। लिग्नाइट जो यह निम्न स्तर का कोयला है, निम्न स्तर का। गेहूँ किस जलवायु की फसल है? गेहूँ शीतोष्ण जलवायु की फसल है, शीतोष्ण। यह 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की से आवश्यकता होती है। भारत में सर्वाधिक गेहूँ का उत्पादक कौन है? उत्तर प्रदेश है, पंजाब भी है, ये प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का ही आता है। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? तो यह घाटशिला। भारत में तांबा के उत्पादन में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड है। खेतड़ी जो है यह तांबे के लिए ही प्रसिद्ध है। अगर मैं सही हूँ तो खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है मेरे ख्याल से। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? अभी हमने बताया उत्तर प्रदेश। वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है, रेडियो प्रसारण, यह हो जाएगा आयन मंडल।
आयन मंडल, सबसे नीचे क्षोभ मंडल, इसके ऊपर समताप मंडल, बीच में मध्य मंडल, उसके ऊपर आयन मंडल और सबसे ऊपर में कौन है तो बहिर्मंडल है। समताप मंडल में जेट यानी सब उड़ाए जाते हैं। ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में ही। मौसम परिवर्तन क्षोभ मंडल में देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी होती है आयन मंडल कहलाती है। आयन मंडल संचार और नेविगेशन के लिए उपयोग की जाने वाली रेडियो तरंगों को प्रवर्तित और संशोधित करता है। स्टैलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है। स्टैलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है भूमिगत जल के द्वारा। भूमिगत जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृति डोलाइन है, घोल रंध्र है, स्टैलेक्टाइट है, स्टैलेगाइट है, लैपिज है। पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति याद रखिए यार्डंग है, इंसेल वर्ग और छत्रक, ये सब निर्माण होता है पवन के द्वारा। ये सब अपरदन वाली एक क्रिया है। दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है? दार्जिलिंग जानते ही होंगे, पश्चिम बंगाल, बहुत ही खूबसूरत शहर है जो कि चाय के लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को ही जीआई टैग दिया गया था। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? विधान परिषद के सदस्य का कार्य 6 वर्ष का होता है। यह अस्थायी सदस्य है, अस्थायी सदन है। विधान परिषद जो है अस्थायी सदन है। विधान परिषद जो है यह टोटल 6 राज्यों में लागू है। कौन कौन सा है? उत्तर भारत का 2 राज्य यूपी और बिहार। नीचे चलिए 4 राज्य मिलेगा। आंध्र प्रदेश ही अलग हुआ है, तेलंगाना और एक नाम याद रखिए कर्नाटक और महाराष्ट्र। हमने क्या क्या बताया? यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसकी जो न्यूनतम सदस्य की आयु होती है यह 30 वर्ष का होता है। वही लोकसभा और फिर विधानसभा का जो न्यूनतम आयु होता है यह 30 वर्ष होता है। नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए? नीति निर्देशक तत्व की चर्चा कौन से भाग में है? भाग 4 में है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद की बात की जाए तो 36 से लेकर के 51 तक नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है। और यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं? तो ये संविधान के द्वारा। चलिए, पंचायती राज संसाधनों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम है। यह हो जाएगा जिला परिषद। पंचायती राज संस्थाओं के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम है जिला परिषद। भारतीय संविधान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की व्यवस्था की गई थी। किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने, जिसमें समानतः जिला स्तर पर जिला परिषद, क्षेत्र पंचायत स्तर पर पंचायत समिति, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग जिला परिषद है। क्लियर? निम्न से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? अभी हमने बताया कि 6 राज्यों में है। 6 राज्य कौन कौन से हैं? तो यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ऑप्शन के अनुसार से छट लीजिए और यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल एक सदनात्मक विधानमंडल है। क्लियर? पंचशील निम्न देशों के बीच का समझौता है। पंचशील यह समझौता हुआ था जवाहरलाल नेहरू के समय में ही, और यह भारत और चीन के बीच में हुआ था। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। भारत और चीन, और कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में। उस समय चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? तो झोउ एनलाई थे। झोउ एनलाई, ध्यान रखिएगा, झोउ एनलाई चीन के प्रधानमंत्री थे। और भारत के तो प्रधानमंत्री पता ही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन अस्थायी सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन अस्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद के। इसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। कौन कौन सा है? तो चीन है, रूस है, यूएसए है, फ्रांस है तथा यूनाइटेड किंगडम है। और 10 अस्थायी सदस्य हैं। 10 अस्थायी सदस्य हैं। और अस्थायी सदस्यों का जो कार्यकाल होता है यह मात्र 2 वर्ष का होता है। भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी? भारतीय शांति सेना। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र मैं डायरेक्ट, कुछ में भी वोटिंग डायरेक्ट करते हैं प्रजा लोग, स्विट्जरलैंड में। ध्यान रखिएगा, बिहार दरोगा का प्रैक्टिस शीट लगाते होंगे तो ये सब क्वेश्चन तो आप लोग को बिल्कुल ही आराम से पता होगा। स्विट्जरलैंड के विधि के निर्माण में जनमत संग्रह आदि के आधार पर जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी होती है। सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश है। सार्क में मुख्य भूमिका भारत। सार्क में कुल कितने देश हैं? तो यह है 8 है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में है। काठमांडू कहाँ है? तो नेपाल में, पता ही है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1985 ईस्वी में की गई थी। इसमें 8 देश कौन कौन सा? याद रखिएगा, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। क्या क्या हमने बताया? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। क्लियर? याद हो गया होगा।
नेक्स्ट है सक्रिय देश नेपाल, हाँ वही है, 8 है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? इसमें जो टोटल अधिकार दिए गए थे स्वतंत्रता का, इसमें 6 अधिकार दिए गए थे। देखते हैं। संपत्ति के अधिकार को तो हटा ही दिया गया था। संघ या संगठन की रचना का अधिकार है, बिल्कुल। भाषण या व्यक्ति की स्वतंत्रता 19 के क में ही है, 19 के क में है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यह गलत है। भारत के किसी क्षेत्र में निवास एवं बसने का अधिकार, यह भी है। देखिए गौर करिएगा, 19 के क में है व्यक्ति की आज़ादी, 19 के ख में है सभा करने की आज़ादी है, और 19 के ग में क्या है तो संगठन बनाने की आज़ादी दी गई है। 19 के 4 या फिर घ में क्या है, चारों ओर कहीं भी बसने की आज़ादी है, चारों ओर घूमने की या मीन बसने की आज़ादी है। 5वां में क्या था, 5 में था संपत्ति का अधिकार जो कि समाप्त कर दिया गया है। और 6ठा में क्या था, तो 6ठा में हो जाएगा व्यवसाय करने की आज़ादी। 6ठा में क्या हो जाएगा, कहीं भी आप लोग व्यवसाय कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? विशेषता एक, अलिखित संविधान, यह विशेषता नहीं है क्योंकि हमारा जो संविधान है यह लिखित है और सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है यह भारत का ही है। लेकिन सबसे पहले जो लिखित संविधान बना था यह अमेरिका में, वहीं से लिया गया था। संघात्मक शासन प्रणाली है ही है, संविधान सभा द्वारा निर्मित संसदनात्मक शासन प्रणाली, ये सब सारे हैं। यहाँ पे देख लीजिए वही चीज़ दिया गया है। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की जो उम्र है यह 62 वर्ष है, 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। गौर करिएगा, राज्यपाल के द्वारा नहीं किया जाता है। राज्य का एक मूलभूत तत्व है, तो हो जाएगा संप्रभुता। राज्य के मूलभूत तत्व जनसंख्या है, भूभाग है, सरकार तथा संप्रभुता है। ध्यातव्य है कि संप्रभुता किसी देश की आंतरिक और बाह्य मामले में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की शक्ति को प्रदर्शित करती है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप है, यह हो जाएगा यूनिसेफ। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप यूनिसेफ है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। यूनिसेफ को उसके बेहतर कार्य के लिए 1965 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। गौर करिएगा, यूनिसेफ को कब नोबेल पुरस्कार दिया गया है? 1965 ईस्वी में शांति के क्षेत्र में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यूनिसेफ का स्थापना कब हुआ था, और इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में ही। किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है, बिल्कुल। राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, जो कि गलत है। राज्यपाल का नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहां उसकी नियुक्ति हुई हो, बिल्कुल। अगर कोई बिहार का व्यक्ति बिहार का राज्यपाल नहीं बन सकता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, बिल्कुल, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 155 में दिया गया है। तरंगे जो कि धातुओं में संचरित होती है, तरंगे जो कि धातुओं में संचरित होती है, हो जाएगा केवल अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ नहीं, दोनों, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों। यहाँ पे देख लेते हैं, भौतिकी में तरंग का अभिप्राय अधिक व्यापक होता है, जहाँ यह कई प्रकार के कंपन या दोलन को व्यक्त करता है। तरंग को प्रायः 2 प्रकारों में बांटा जाता है। एक है यांत्रिक तरंग, वह तरंग जो किसी माध्यम जैसे कि ठोस, द्रव, गैस में संचारित होती है। यांत्रिक तरंग को भी मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। ध्वनि किसमें आता है? तो अनुदैर्ध्य में। प्रकाश अनुप्रस्थ में। विद्युत चुंबकीय तरंग में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी में यह स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पे अपने देख लीजिएगा, थोड़ा सा रुक करके। न्यूमेरिकल दिया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे सॉल्व भी किया गया है। आप लोगों का कमेंट आया था कि मैम आप थोड़ा धीरे धीरे चलें, इसलिए मैं आज धीरे धीरे चल रही हूँ और टाइम भी दे रही हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल से ही, और 64 का आंसर जो दिया गया है यह दिया गया ऑप्शन नंबर बी, 20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ती हूँ। एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है,
तो रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है और यह गति के तृतीय नियम में इसकी चर्चा की गई है। सबसे पहले न्यूटन ने अपनी पुस्तक फिलॉसफी नेचुरालिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका में गति के नियमों का प्रतिपादन किया। एक रॉकेट न्यूटन के तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन के तृतीय गति का नियम है के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल ही, ऑप्शन नंबर डी। गौर करिएगा, न्यूमेरिकल से भी क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा जा रहा है, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितना भी दिया रहे सबको ऊपर में लिखिए और 1000 से सीधे सीधे आप लोग भागा दे दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तरंग की आवृत्ति पूछा गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को पॉस्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 69 का ऑप्शन नंबर ए। सेवेंटी का आंसर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी। वीडियो को पॉस्ट कर लीजिएगा। घरेलू खाना पकाने की गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से होते हैं, क्या होते हैं? ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत रूप। ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत रूप होता है। एलपीजी घरों में खाना बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसे उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडरों में भरा जाता है, जो मुख्यतः ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन द्रवीभूत का मिश्रण होती है। एलपीजी अत्यधिक ज्वलनशील होती है। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किसकी खोज हुई है? रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किसकी खोज की गई? तो यह प्रोटॉन की एक चादर था, उसी पर अल्फा किरण को उस पर डाला गया था। आप देख लेते हैं, प्रोटॉन एक धनात्मक वैद्युत चार्ज वाला उप परमाणु कण है जो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन के साथ पाया जाता है। इसे P+ चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। अल्फा कण प्रकीर्णन द्वारा प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की, इलेक्ट्रॉन की खोज J.J. थॉमसन ने और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। हालांकि प्रोटॉन की जो खोज की है यह गोल्डस्टीन ने, और प्रोटॉन की जो व्याख्या किया है वो किया है रदरफोर्ड ने, और नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने ही किया है। वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है कहलाता है, यह कहलाता है विद्युत रासायनिक सेल। सममांगी मिश्रण का उदाहरण है, सममांगी मिश्रण का, सदृश मिश्रण का गन पाउडर। ऐसे मिश्रण जिसमें अवयवी तत्व या यौगिक को मिलाने के बाद उसे अलग अलग देखा न जा सके उसे सममांगी मिश्रण कहते हैं। उदाहरण के अनुसार गन पाउडर, नमक और पानी। ऐसा मिश्रण जिसमें उपस्थित अवयवों को अलग अलग देखा जा सके उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे कि विषमांगी मिश्रण में मान लीजिए सलाद में खीरा होता है, प्याज होता है, टमाटर होता है, तो वो किस चीज़ का मिश्रण है? विषमांगी। उसे हम अलग अलग हम देख सकते हैं। जबकि नमक और पानी का अगर घोल हम बना देते हैं तो दिखाई देगा कि नमक है या फिर पानी है? नहीं, एक साथ मिल जाता है, उसे ही समांगी मिश्रण कहते हैं। नेक्स्ट है स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से है तो SiO2। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे देख लीजिएगा। सिलिकॉन डाइऑक्साइड खनिज सिलिकॉन और ऑक्सीजन के योग से बना है। यह निम्नलिखित रूपों में मिलता है: क्रिस्टलीय जैसे क्वार्ट्ज, अक्रिस्टलीय जैसे ओपल, गुप्त क्रिस्टलीय जैसे चाल्सीडानी, एगिट और फ्लिंट। जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। देख लीजिएगा, वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों की तरह कार्य करता है, यह हो जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों की तरह कार्य करता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड एक बहुत हल्का नीला पानी से जरा सा गाढ़ा द्रव है जो पतले घोल में लगभग रंगहीन दिखता है। इसमें ऑक्सीकरण के प्रबल गुण होते हैं और यह एक शक्तिशाली अपकारक भी है। इसका इस्तेमाल रोगानुरोधक, विसंक्रामक, ऑक्सीकरण और रोगक्रिएटरी में प्रणोदक रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंधन है? द्विबंधन O2 में, ऑक्सीजन में है। ऑक्सीजन रंगहीन, स्वादहीन एवं गंधहीन गैस है। दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित कौन शर्त आवश्यक है? दहन की क्रिया के लिए कौन सा आवश्यक है? देखते हैं, इसका राइट आंसर होना चाहिए पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। किसी ज्वलनशील पदार्थ के वायु या ऑक्सीकारक की उपस्थिति में जल जाने की क्रिया को दहन या जलना कहते हैं। दहन एक ऊष्माक्षेपीय क्रिया है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा तथा अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण भी उत्पन्न होते हैं। और 80 का आंसर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी संहारिक का उदाहरण है। देख लीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है लाल रंग के प्रकाश में। हरे रंग में तो प्रकाश संश्लेषण होता ही नहीं है, लाल में होते हैं सर्वाधिक। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, पता ही होगा। एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा कहलाता है। एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा एपीफाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? एपीफाइट, अधिपादप।
एपीफाइट वे पौधे हैं तो जो आश्रय के लिए अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं लेकिन परजीवी नहीं होते। ये वृक्षों के तने, शाखाएं, कोटरों, दरारों, छाल आदि पर उपज जाते हैं और उसी में अपनी जड़ें चिपका कर रखते हैं। एम्फीबियस क्या है? तो जल और थल दोनों में समान रूप से रहते हैं। एम्फीबियस को उभयचर जल और थल दोनों में निवास करते हैं। इसका उदाहरण तो जानते हैं कि मेढक है। इस वर्ग के जंतु जल और थल दोनों पर रहते हैं। ये अनियत तापी जंतु हैं। निम्नलिखित में से कौन पौधों में उत्सर्जन का एक उपोत्पाद नहीं है? यूरिक एसिड नहीं है, उत्सर्जन का एक उत्पाद नहीं है, जबकि टेनिन, गोंद, लेटेक्स ऐसा पौधों का उत्सर्जन है। यूरिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है जो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजनी तत्वों से बना होता है। यह एक विषम चक्रीय यौगिक है जो कि शरीर को प्रोटीन से इम्यूनो अम्ल के रूप में प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है या केंद्रक झिल्ली। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो पाई जाती है ये छोटे जीवों में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। जैसे कि हम लोग में पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिका, जीव जंतु में यूकैरियोटिक कोशिका, जबकि छोटे जीवों में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। देख लीजिए यहाँ पे दिया गया होगा। चलिए, फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से प्रदूषित होता है। फसलों पर अगर हम लोग डीडीटी का छिड़काव अगर करते हैं तो प्रदूषित होगा वायु भी, मृदा भी और जल भी। डीडीटी का जो प्रयोग किया जाता है यह कीटनाशकों को मारने में प्रयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म डाइक्लोरो डाइफिनॉल ट्राइक्लोरोइथेन एक रंगहीन, गंधहीन और लगभग स्वादहीन क्रिस्टलीय रासायनिक यौगिक है। डीडीटी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। नेक्स्ट है एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है। एफ्लाटॉक्सिन फंगस के द्वारा। एस्परजिलस की विभिन्न प्रजातियां एफ्लाटॉक्सिन नामक पदार्थ के स्रावन से संबंधित है। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है। इसका राइट आंसर तो दिया गया नहीं है, लेकिन नीचे दिया गया है प्रश्नगत विकल्पों में बायां अलिद में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है। यात्री फेफड़ों में भी ऑक्सीजन रुधिर होता है, किंतु शुद्धिकरण से पूर्व यह एक रक्त डीऑक्सीजनेट भी होता है। आई मीन कहने का मतलब कि बायां अलिद और फेफड़ा दोनों होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित युग्म नहीं है? साल्मोनेला कुष्ठ, प्लाज्मोडियम मलेरिया, टीनिया सोलियम टीनियसिस, पैराथर्मोन ऑस्टियोपोरोसिस। कुष्ठ रोग अथवा लेप्रेसी जीवाणु जनित रोग है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है, ना कि साल्मोनेला से होता है। क्लियर? प्लाज्मोडियम के कारण होता है मलेरिया, टीनिया सोलियम के कारण होता है टीनियसिस, पैराथर्मोन के कारण होता है ऑस्टियोपोरोसिस। मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है? मियोसिस। देखते हैं क्या दिया गया आंसर। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें बनने वाली संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिकाओं की आधी रह जाती है, अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। मियासिस जो है यह एक अर्धसूत्री विभाजन का उदाहरण है। 91 जो कि मैथ का है। आप लोग बोल रहे थे कि मैथ को आराम से दिखाया करें, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी दिया गया है और साथ ही साथ इसे सॉल्व भी किया गया है। 92 ऑप्शन नंबर डी, 92 का ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, प्रतिशत से है। बारंबारता वक्र का प्रयोग किया जाता है प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। माध्यमाधिका बारंबारता से भी क्वेश्चन आता है, हालांकि मैंने टॉपिक में इसे शामिल नहीं किया था। द्विघात समीकरण है, ऑप्शन नंबर डी। बीजगणित मैंने बताया है टॉपिक में। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि उस टॉपिक को आप लोग जाकर के देख लीजिए, उस वीडियो को आप लोग जाकर के देख लीजिए। आप लोगों को टॉपिक पर चल जाएगा किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सरलीकरण ऑप्शन नंबर बी दिया गया। आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी वृत्ताकार, मैंने वृत्त ये सबको डाला है। वृत्त, आयत, त्रिभुज ये सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परिमेय, अपरिमेय, इसे सारे मैंने टॉपिक उसमें डाल दिया है। 98 का जो आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर बी, देखिए सॉल्व भी किया गया। 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और 100 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक करेंगे, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी करेंगे। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने फ्रेंड ग्रुप में इसे शेयर भी किया करेंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।